इस बार की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यादव इस बार कहीं ना कहीं टूटेगा भाजपा के साथ, टूटेगा। क्योंकि कुछ बड़े चेहरे भी भाजपा के साथ आ गए हैं। आपने देखे होंगे होर्डिंग भी लगे हुए हैं कई यादवों के, और कई यादव खुल के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार अगर 15% के करीब यादव निश्चित रूप से टूटेगा। सभाएं भी होंगी जहाँ भी यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जिन सीटों पर यादव बहुमत में है या प्रभावित करता है, उन सीटों में मोहन यादव निश्चित रूप से आएंगे और वो कहीं ना कहीं यादवों को सपा से मोह भंग तो करेंगे थोड़ा बहुत। मतलब मैनपुरी भी उनमें है कि मैनपुरी में भी उनकी सभाएं होंगी। बिल्कुल सभाएं होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैनपुरी के बस स्टैंड पर। हमारे साथ हैं मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार। इन्हीं से जानते हैं क्या है मैनपुरी का रुझान और क्या है यहाँ का जाति समीकरण। अगर जाति समीकरण की वैसी बात करें तो ये यादव बाहुल सीट है। यहाँ सबसे नंबर 1 पे जो है यादव है, दूसरे पे शाक्य है, तीसरे पे क्षत्रिय आते हैं और चौथे नंबर पे दलित समाज के लोग। लेकिन एक चीज़ है कि उनका आंकड़ा जो है क्षत्रियों से कुछ आगे ही है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैनपुरी में इस बार क्या लगता है? नहीं, मैनपुरी में चूंकि सपा लंबे समय से यहाँ सपा का वर्चस्व है और मुलायम सिंह का जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है और जनता का उनके परिवार से बहुत पुराना जुड़ाव है, सभी जातियों का जुड़ाव उनसे रहा है। तो ये तो सामान्य बात है कि फिलहाल तो सपा का पलड़ा एक भारी माना ही जाता है, क्योंकि यादव वोट भी यहाँ सबसे अधिक है, जैसा कि आप खुद ही अभी बता रहे थे। यादव, क्या लगता है अभी तक बीजेपी ने यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है? चर्चाएं किन किन नामों की हैं? नहीं, नामों की चर्चाएं तो कई सारी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा पिछले 3 चुनाव से शाक्य प्रत्याशी उतार रही है, चूंकि शाक्य का जो मतदाता का संख्या बल है वो दूसरे नंबर पे है इस लोकसभा में, और यादव नंबर 1 पे है। तो यादव को ये माना जाता है कि पूरा यादव एकजुट होकर सपा को मिलता है, और शाक्य मदों को अगर एकजुट कर लिया जाए तो बाकी सारे वोट बैंक को भाजपा सोचती है कि हमारे साथ चल रहा है। ये एक फार्मूला 3 बार से अपनाया गया था। इस बार भी इस फार्मूले पर भी विचार हो रहा है। साथ में ये भी माना जा रहा है, चूंकि जिस तरह भाजपा लगातार ये करी कि 80 की 80 सीटें जीतनी है, तो उसमें मैनपुरी सीट पिछली बार ये हारे थे, पिछली बार के 2014 में भी ये हारे थे, और तो इसलिए यहाँ भी कोई मजबूत प्रत्याशी ही उतारा जाएगा। और अगर मजबूत प्रत्याशी की बात की जाए तो फिलहाल लगता है किसी बाहरी प्रत्याशी को ही यहाँ से उतारा जा सकता है। अच्छा, कुछ चर्चा है, कुछ लोकल या वैसे जयवीर सिंह का नाम आ रहा है? नहीं, स्थानीय स्तर पे ये कहा जा रहा है कि अगर चुनाव कोई लड़ सकता है तो जयवीर सिंह लड़ सकते हैं। ये काफ़ी चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। वैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी बहुत चल रहा है। ये माना जा रहा है कि अगर किसी बड़े शाक्य चेहरे को यहाँ लड़ाया जाए तो शाक्य एकजुट हो जाएगा, और जो यादव वोटरों के साथ शाक्यों की हिस्सेदारी सपा कर लेती है और वो जो गोलबंदी होती है जिससे वो निर्णायक स्थिति में पहुँच जाती है, उसको शायद डैमेज कर पाएंगे और इन्हें प्लस हो पाएगा ये। अच्छा, शाक्य प्रत्याशी मतलब कितना इत्तेफाक रखते हैं आप दिलीप जी की बात से कि शाक्य प्रत्याशी को इस बार भी मौका मिल सकता है? जैसे इन्होंने बताया केशव मौर्य जो है बड़ा चेहरा। देखिए, 1989 से लेके 2024 तक ये 35 साल जो बीते हैं, इनमें लगातार सपा ने यादव प्रत्याशी ही चुनाव जिताया है। और बसपा रही हो या कांग्रेस रही हो या अब भाजपा की बात आती है तो हमेशा ये शाक्य पे दाव खेलते रहे, लेकिन शाक्य कैंडिडेट अब तक जीता नहीं है। अभी मुलायम सिंह के निधन के बाद डिम्पल यादव यहाँ चुनाव जीती, तब भी रघुराज सिंह शाक्य सपा से ही आए थे और भाजपा ने उन पे भी दाव खेला था, लेकिन वो दाव भी बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है यहाँ बीजेपी का। बताते कि उसमें जो मुलायम की सिंपैथी वेव थी वो उसका मतलब फायदा मिला डिम्पल को। इस चुनाव में क्या ये आपको नजर आ रहा है कि सामान्य चुनाव में प्रेम सिंह शाक्य भाजपा के उम्मीदवार थे, तो वो चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा था। मुलायम सिंह यादव यहाँ से उम्मीदवार बने थे और 94,000 की लीड का अंतर रह गया था। ज़्यादा लीड का सवाल है तो इससे पहले जो चुनाव हुए, यहाँ रामनरेश अग्नोत्री जो भाजपा सर अभी विधायक हैं भाजपा से भोगांव से, उसमें बसपा से गठबंधन भी था ये? हाँ, उसमें बसपा से गठबंधन भी था और 94,000 की लीड रह गई थी। अगर बसपा की वोट निकाल दें तो हो सकता था मुलायम सिंह यादव हार जाते, लेकिन ये तो राजनीति की बात है, जीतना हारना बात की विषय है। लेकिन शाक्य कैंडिडेट का दाव अभी तक भाजपा फेल ही होता हुआ है। ये बता रहे हैं अगर बसपा का गठबंधन ना होता तो शायद मुलायम सिंह हार जाते, लगता है आप? शायद, हाँ बिल्कुल लगता है, लेकिन इसलिए इसमें एक ये बात है कि जो बसपा का वोट था, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पड़ा। बसपा का वोट सपा के साथ बहुत ज़्यादा लामबंद नहीं हुआ था, वो बिका भी था
हालांकि सपा ने भी खरीदा था, भाजपा ने भी खरीदा था, लेकिन हो सकता है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि हो सकता था कि मुलायम सिंह 95 की जगह हो सकता है 20-25 पे आ जाते हैं, 40, लेकिन जीतना तो नहीं होता। जीतना नहीं होता। अच्छा, क्या मतलब यहाँ का जाति फैक्टर क्या है जो कि समाजवादी पार्टी हमेशा से, नवासी से देखा जाए बीजेपी करीब काफी पहुंची लेकिन जीत का आंकड़े को नहीं छू पाई? सबसे बड़ा फैक्टर है जाति। यहाँ का जो परसीमन है, जसवंत नगर और करहल 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ से सपा का प्रत्याशी, अगर जसवंत नगर की बात करें तो 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक लीड लेके आते हैं, और करहल की बात करें तो यहाँ भी 60-70 हज़ार की लीड होती है। अगर बीजेपी प्रत्याशी मैनपुरी, भोगांव, किसनी तीनों भी जीत ले, क्योंकि इनके जीत का आंकड़ा वही होता है 25,000, 20,000, 15,000, तो ये 2 विधानसभाएं उन्हें कवर नहीं होने देती हैं। इसी जाति समीकरण ऐसा है कि यादव इतना ज़्यादा है यहाँ, और वो पूरा मुलायम सिंह के नाम पर एकजुट हो जाता है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यादव इस बार कहीं ना कहीं टूटेगा जरूर भाजपा के साथ, टूटेगा जरूर। क्योंकि कुछ बड़े चेहरे भी भाजपा के साथ आ गए हैं। आपने देखे होंगे होर्डिंग भी लगे हुए हैं कई यादवों के, और कई यादव खुल के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार अगर 15% के करीब यादव निश्चित रूप से टूटेगा सपा से। अच्छा, जो अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं एमपी के, मोहन यादव, क्या कुछ यहाँ मोहन यादव की बिल्कुल सभाएं भी होंगी। जहां भी यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जिन सीटों पर यादव बहुमत में है या प्रभावित करता है, उन सीटों में मोहन यादव निश्चित रूप से आएंगे, और वो कहीं ना कहीं यादवों को सपा से मोह भंग तो करेंगे ही थोड़ा बहुत। मतलब मैनपुरी भी उनमें है कि मैनपुरी में अभी उनकी सभाएं होंगी? बिल्कुल सभाएं होंगी उनकी, ये बिल्कुल तय है कि उनकी सभाएं जरूर होंगी। तिवारी जी, ये जो बता रहे हैं कि मोहन यादव का कुछ पड़ेगा इम्पैक्ट यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव का यहाँ बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है, और मुलायम सिंह यादव ने यहाँ बहुत लंबे समय से राजनीति की है, और एक आम आदमी तक उनकी पहुँच रही है। उसके बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव यहाँ सक्रिय रहे हैं। हालांकि वो एक अलग दौर था मुलायम सिंह यादव वाला, और अखिलेश यादव वाला एक अलग दौर है, तो कोई बहुत ज़्यादा असर डाल पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा कितना आपको दिखता है कि प्रभावी रहेगा इस चुनाव में? राम मंदिर मुद्दा ये जन जन की आस्था से जुड़ा हुआ है, और ये निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे राशन वितरण हो, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, वो आम आदमी तक पहुंची हैं, और वो असर डालेंगे, निश्चित रूप से असर डालेंगे। मैनपुरी में क्या समस्याएं, मतलब मुद्दे क्या हैं जो? मैनपुरी में अगर बड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है रेलवे सिस्टम जो है यहाँ का, वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं हैं। अभी तक तो ये था कि इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी, अब इलेक्ट्रिक लाइन हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जाना चाहें, यहाँ से आगरा डायरेक्ट जाना चाहें, या लखनऊ जाना चाहें, बनारस जाना चाहें, तो नहीं। ले दे के एक ट्रेन है कालिंदी एक्सप्रेस, वही चलती है। मेरा तो ये मानना है कि डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम यहाँ भी 2-4 इंजन एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में जो है दौड़ने लगे, तो मैनपुरी के लोगों को लाभ होगा। मनोज जी, ये बता रहे कि यहाँ समस्या जो है, एक तो रेलवे की बताई तिवारी जी ने, लेकिन एक यहाँ बता रही बेरोजगारी, ये भी एक बड़ी समस्या है। किसी भी पार्टी के नेता ने ये पहल नहीं की कि यहाँ पे रोजगार की भी कुछ व्यवस्था की जाए। देखो, ये देखिए, योगी सरकार ने अभी एक बड़े पैमाने पे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए MOU साइन कराए, विभिन्न उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में बुलाया। मैनपुरी में अभी 5,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये धरातल पे कैसे उतरेंगे, क्योंकि जो प्रस्ताव अभी तक आए हैं उनमें उद्योगों की स्थापना की बात हुई है, चीनी मिल की स्थापना की बात हुई है। यहाँ चूंकि किसान आलू और लहसुन ज़्यादा करता है, तो उसके आधारित जो उद्योग लगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसान की आय दोगुनी होगी। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ जब तक रोजगार के लिए विशेष उद्योग स्थापित नहीं होते, जैसे यह चावल उद्योग है, चावल उद्योग 1990-1995 के दशक में यहाँ 140 राइस मिलें थी, 12 राइस मिलें रह गई हैं। इसको ही बढ़ावा दे दिया जाए। यहाँ का मैनपुरी का बासमती यूरोप में जाता है, यहाँ सप्लाई होती है, तो उस पर भी काम नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ कुछ न कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। धान की पैदावार काफी अच्छी होती है मैनपुरी में, धान का कटोरा भी कहा जाता है। हाँ, मैनपुरी का जो इलाका है उसका जो बासमती पैदा होता है उसकी डिमांड यूरोप के देशों में बहुत है, अरब कंट्रीज में बहुत जाता है। चूँकि ये
जो पाकिस्तान में जो चावल पैदा होता है उसकी बहुत डिमांड है और इंडिया की डिमांड है। इंडिया का चावल इसलिए वहाँ ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो ज़्यादा समय तक टिका रहता है, इसलिए यहाँ मैनपुरी का चावल बड़े पैमाने पे बाहर जाता है। यहाँ के उद्योगपति भी चाहते हैं कि इस चावल को और ज़्यादा महत्व मिले, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें प्रयास कर सकती है। प्रयास कर सकती है। एक सवाल मैं और करूंगा आपसे, यहाँ पे जैसे डिम्पल यादव घोषित नाम हो गया उनका, बीजेपी ने किया नहीं है, लेकिन बसपा अपना कैंडिडेट जरूर उतारेगी, तब आपको क्या लगता है कि यहाँ मुकाबला जो त्रिकोणीय हो सकता है? देखिए, अगर लास्ट कुछ इलेक्शन को छोड़ दें तो उससे पहले बसपा यहाँ मेन कंटेंडर था। दूसरे नंबर पर बसपा रही है करीब 2 से 3 चुनावों में, लेकिन उसके बाद बसपा का जो वोट बैंक है वो उसमें दरार आ गई, वो खिसक रहा है धीरे धीरे, और वो ज़्यादातर भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे 2019 के चुनाव का, जिसमें बसपा और सपा का गठबंधन था, उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव की जीत का जो अंतर था वो 94,000 तक रह गया था। उसमें इनकी बात से मैं एक सहमत था कि उतना वोट जितना बसपा के पैक्ट के बाद होना चाहिए था, उतना वोट सपा को मुझे लगता नहीं प्लस हुआ, बल्कि वो वोट भाजपा को प्लस हुआ। उसमें एक बड़ी सेंध लगी है। तो बसपा प्रत्याशी शायद इस हफ्ते घोषित कर दे और सिनेरियो लगभग पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि बसपा ने कोई बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं दिया था। लेकिन अगर बसपा मैदान में उतरती है तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा नुकसान भाजपा को होगा। अगर कोई मजबूत प्रत्याशी बसपा से आ जाता है तो भाजपा को नुकसान होगा। अच्छा, पिछले उसमें गठबंधन जरूर था, लेकिन एक चीज़ है कि बसपा की 10 सीटें आई और इनकी 5 रह गई गठबंधन में, तो जाहिर सी बात है कि वोट किसका किधर ट्रांसफ़र हुआ। नहीं, ये खैर ये इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसको शिफ्ट करा सकता है वोट को। लेकिन अगर वोट शिफ्टिंग का पुराना इतिहास देखें तो मायावती का जो वोट बैंक माना जाता था, वो ये माना जाता था कि मायावती जिधर इशारा कर देंगे उधर वो वोट जाएगा। ये एक पुरानी एक मान्यता है जो चली आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर कोई पैमाना नहीं है कि कौन वोट किस तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन चंद्रशेखर भी कुछ ना कुछ नहीं, ठीक है, उनका एक अपना छोटा सा एक अभी दल है और वो उसी विचारधारा से आते हैं, लेकिन मायावती के स्तर तक पहुंचने में भी उन्हें कई वर्ष लगेंगे। हमारे साथ हैं उदयवीर यादव जी। उदयवीर जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे ये बता रहे कि मोहन यादव, क्या यहाँ के यादवों पे मोहन यादव कुछ फर्क डाल पाएंगे या उनका नेता अखिलेश यादव? नहीं, ये बाहर के नेता हैं और यहाँ पे लोकलिटी में देखा जाए तो अखिलेश यादव का ही वर्चस्व दिखाई दे रहा, और यादवों पे जहाँ तक है वहाँ तक सेपई परिवार का ही हक माना जाता है और वो लोग मानते हैं, यहाँ के यादव भी मानते हैं। अब वो यहाँ आएंगे तो कई बार अगर आएंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ फ़र्क डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कि कुछ फ़र्क डाल पाए। अब अगर संपर्क बनाते रहेंगे तो आगे चल के इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आपने पिछला उपचुनाव भी देखा जो कि बड़ी आसानी से समाजवादी पार्टी ने जीता, डिम्पल यादव थी मैदान में, लेकिन क्या वो चुनाव और ये चुनाव कितना अंतर देखते हैं आप इसमें? नहीं, वो चुनाव अलग था, ये चुनाव आम चुनाव है। इसमें जीत तो समाजवादी पार्टी की होगी क्योंकि यादवों का यहाँ पे वोट ज़्यादा है। तो क्या कुछ समीकरण आप समझा पाएंगे थोड़ा सा? नहीं, अब वो समीकरण तो आप स्वयं भी जानते हैं, और वो जो भी है सबसे ज़्यादा यादव ही है। हाँ, और दूसरे नंबर पर साक्य आते हैं, तो साक्यों को भी यहाँ से 3 बार प्रत्याशी बनाया गया है, और अब आगे कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं, किसको लाते हैं, वो अलग की बात है। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा कुछ इस पे असर डालेगा? हाँ, राम मंदिर मुद्दा असर डालेगा, और भाई राम सबके हैं और वहाँ भी कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, लेकिन जीत हार की बात अलग होती है। अलग होती है। ये बता रहे राम मंदिर मुद्दा असर डालेगा। राम मंदिर मुद्दा असर डालेगा, लेकिन वो असर कितना होगा? क्या वो असर इतना होगा कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हरा दे या समाजवादी पार्टी हार जाए? ये सोचने वाली बात है, इस पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि इस मुद्दे का थोड़ा बहुत असर तो रहेगा, क्योंकि ये जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा। आपके हिसाब से अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी बीजेपी से आता है या बाहरी प्रत्याशी, ज़्यादा मतलब सही कौन रहेगा जो फाइट कर सके? देखिए, बाहर से आप किसी को आयात कर लीजिएगा, सवाल स्वीकारता की है। अगर मैनपुरी के लोग, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता उसे स्वीकार कर लेती है तब तो वो अच्छा रहेगा। ऐसे तो तमाम लोग अब तक बाहर के ही आते रहे हैं, मैनपुरी के लोग कम ही जीते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे बलराम सिंह यादव हों, तमाम नेता यहाँ जो रहे हैं बाहर से आए हैं और जीते भी हैं।
अगर आज की तारीख में देखें तो मैं अगर बाकी नेताओं पर लेकिन वो समाजवादी पार्टी से जीते हैं, भाजपा से जब वो भी लड़े थे हार गए थे तो जाति समीकरण है ना। मैं मानता हूं कि मंत्री जयवीर सिंह यादव बेस्ट कैंडिडेट साबित होंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बाकी जितने भी जिले के और कैंडिडेट हैं उन सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे और कड़ी टक्कर देंगे। आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये बता रहे कि जयवीर सिंह जो कि इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, अगर वो मैदान में आते तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। हार जीत तो एक अलग बात है, क्योंकि जैसा कि जाति समीकरणों के आधार पे मैनपुरी का चुनाव होता है, तो लेकिन जयवीर सिंह के आने से ये मैं मानता हूं कि चुनाव अच्छा होगा। जैसे आपको ध्यान होगा उपदेश चौहान का हुआ था, या 96 में हाँ, या अशोक यादव के साथ रामनरेश अग्निहोत्री का हुआ था। तो अशोक यादव भी लड़े थे, वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, रामनरेश अग्निहोत्री भी लड़े थे। तो मुझे लगता है जयवीर सिंह ने अपने संक्षिप्त 2 साल के कार्यकाल में जो काम करके दिखा दिए हैं, आप देखते हैं, भले लोग उसको मजाक में उड़ा दें कि केवल चौराहों पे मूर्तियां लगा दी, लेकिन मूर्तियां काफी लगा रहे हैं। जबकि जब बसपा की सरकार थी तब यही उनका विरोध करते थे कि पूरा पैसा पत्थरों में लगा दिया। पत्थरों पे लगाने में भी अंतर है। इन्होंने सभी जातियों के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई हैं जो लगनी चाहिए। ये हमारे धरोहर है, ये हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक काल के जो भी लोग हैं उनको ये नई पीढ़ी कम से कम जानेगी, तो उन्हें देख के उनके त्याग और बलिदान को तो समझेगी। मायावती जी ने क्या किया था कि केवल अम्बेडकर लगाए थे, या अपनी लगाई थी या हाथी लगाए थे, तो इसलिए उसका विरोध था। लेकिन इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक जात का नहीं है, इसमें सभी जातियां समाहित की गई हैं। इसके अलावा एक म्यूजियम बनवा रहे हैं, वो भी एक अलग हटके विकास से कहीं ना कहीं उसका वास्ता है। कहीं चुनाव नजदीक आया तभी एकदम मतलब इतनी तेजी से काम हो रहा है, बिल्कुल तो क्या संभावित प्रत्याशी इन्हीं को माना? नहीं, मैं उनका नाम पैनल में भी है और संभावना भी है, ऐसा नहीं है कि जयवीर सिंह का नाम चर्चा में है। हालांकि वो अभी ऐसा अपनी जबान से नहीं कह रहे हैं कि मैं उसमें दौड़ में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनका नाम कहीं ना कहीं चल रहा है और हो सकता है वो प्रत्याशी भी हो। क्या लगता है जयवीर सिंह अगर आते हैं तो ये टक्कर दे पाएंगे? नहीं, जयवीर सिंह निश्चित तौर पे बढ़िया प्रत्याशी होंगे, और चूंकि यहाँ सिटिंग एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कई सारे काम किए। यहाँ देखिए, लोक आस्था का जो जुड़ा मामला है उसको उन्होंने बहुत तरीके से कनेक्ट किया है। यहाँ जितने प्राचीन स्थल थे, ऋषि मुनियों के जो स्थल हैं, उन सबका जीर्णोद्धार, शिलान्यास, सुंदरीकरण, ये काम हो रहा है। और ये अभी जो महापुरुषों की प्रतिमाओं की बात हो रही थी, इसमें केवल प्रतिमाएं लगाने की बात नहीं है, प्रतिमा निकालने का मैसेज तो है ही, साथ में वो जो चौराहे हैं वो भी एक सुंदर दिखते हैं। शहर में जो लोग आएंगे या फ्यूचर में जो प्लानिंग सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, उनका भी फोकस लोकल टूरिज्म पे बहुत है। और जिस तरह से ये काम हो रहा है, इन फ्यूचर मैनपुरी में शायद लोकल टूरिस्ट, बड़े जो धार्मिक आयोजन यहाँ होते हैं, या बाहर से बहुत लोग आते भी हैं, वो आएंगे, ठहरेंगे, घूमेंगे, ये व्यवस्था भी शायद हो जाए। मैनपुरी जनता को एक उम्मीद भी बंधी है। और जो आप उनकी प्रत्याशी होने के तौर पर बात कर रहे हैं, तो जयवीर सिंह ने यहाँ सपा को हराया था, उनके विधायक को हरा के अभी वो विधायक बने, फिर मंत्री भी बने। एक विधानसभा लोकसभा में काफी अंतर है, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है, और उसमें भी जहाँ चाचा भतीजे इस टाइम मौजूदा विधायक हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, जहाँ से सबसे ज्यादा टक्कर मिलती है। नहीं, देखिए, नेता के लिए विधानसभा और लोकसभा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। जयवीर सिंह पुराने नेता हैं, वो खुद गिरोर से रह चुके हैं विधायक, जब गिरोर विधानसभा हुआ करती थी, करल क्षेत्र उनका जाना हुआ है, जसवंत नगर में उनकी पुराना आना जाना है, उनका यही क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र। तो इसलिए लोकसभा और विधानसभा से आप उन्हें नहीं तोल सकते। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, ये बात सही भी है, और उनका यहाँ बहुत पुराना संपर्क है, उनका खुद का बेस है, वो भी उन्हें फायदा देगा। तो ये थे हमारे साथ मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने की अपनी राय रखी। इनके हिसाब से अगर जयवीर सिंह को भाजपा उतारती है यहाँ पे चुनाव मैदान में, तो डिम्पल यादव को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जरूर मिलेगी। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।